सोचिए एक सम्राट की कहानी जिसके आप कह सकती हैं 3 चेहरे थे। 3 चेहरे। हाँ बिल्कुल। पहला चेहरा जो मतलब कामुकता और भोग विलास में डूबा हुआ था। कामशोक। सही, कामशोक। दूसरा चेहरा इतना क्रूर, इतना निर्दयी कि उसे चंडाशोक कहा गया। यानी निर्दयी अशोक। और फिर तीसरा चेहरा जिसने उसे इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया, धम्मशोक, यानी धर्म और शांति का दूत। तो आज हम सम्राट अशोक की इसी अविश्वसनीय यात्रा की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, और हमारा मिशन ये समझना है कि एक ही इंसान के अंदर ये 3 अलग-अलग शख्सियतें कैसे पनपी, और सबसे बड़ा सवाल, कैसे एक क्रूर विजेता शांति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। और ये कहानी सिर्फ अशोक से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है उस विरासत से जिसमें अशोक ने जन्म लिया था। ये उस मौर्य साम्राज्य की कहानी है जिसकी नींव ही बहुत असाधारण थी। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य के दौर की। जी। वो समय जब सिकंदर की मौत के बाद पूरे इलाके में एक राजनीतिक उथल-पुथल थी। एक तरह का पावर वैक्यूम था जिसे भरने के लिए कोई चाहिए था। बिल्कुल। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वो काबिलियत देखी। उन्होंने नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो अखंड भारत की पहली तस्वीर थी। और फिर 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई हुई। हाँ, जब सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने खोई हुई जमीन वापस लेने की कोशिश की तो चंद्रगुप्त ने उसे बहुत बुरी तरह हराया, और बस उसी एक जीत ने मौर्यों को उस दौर की सुपर पावर बना दिया। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार आए और उनके सलाहकार थे राधागुप्त। हाँ, चाणक्य के शिष्य। और इन्हीं राधागुप्त ने आगे चलकर अशोक को सिंहासन तक पहुंचाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक मिनट, ये सारी कहानियां जैसे बिंदुसार का अशोक को नापसंद करना या फिर भाइयों का कत्ल, ये सब हमें पता कहाँ से चलता है? मतलब क्या ये सब भरोसेमंद जानकारी है? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, अशोक के बारे में जानकारी हमें कई जगहों से मिलती है। एक तरफ तो है उसके खुद के शिलालेख। हाँ, अशोक के खुद के लिखवाए गए एक शिलालेख और स्तंभलेख, वो सबसे ठोस सबूत हैं। और दूसरी तरफ हैं बौद्ध ग्रंथ, जैसे श्रीलंका का दीपवंश और महावंश, या फिर अशोकावतान। तो इनमें कहानियां भी हैं और तथ्य भी। तो हमें जो तस्वीर मिलती है ना, वो इतिहास और परंपरा का एक बहुत दिलचस्प मिश्रण है। तो चलिए उस कहानी पर आते हैं जिसके मुताबिक पिता बिंदुसार अशोक को पसंद नहीं करते थे। हाँ, ये बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि अशोक की त्वचा खुरदरी थी और वो दिखने में आकर्षक नहीं थे, इसलिए राजा उन्हें देखना भी नहीं चाहता था। अच्छा जी। एक कहानी तो ये भी है कि बिंदुसार ने अपने सभी बेटों को एक तपस्वी पिंगलवत्स के सामने पेश किया ताकि वो अगला सम्राट चुन सकें। और अशोक जाना नहीं चाहते थे। नहीं, लेकिन उनकी माँ ने भेजा। और कहते हैं कि तपस्वी ने अशोक को देखते ही पहचान लिया कि राजा तो यही बनेगा। लेकिन बिंदुसार के गुस्से से बचने के लिए उन्होंने एक पहेली में कहा, राजा वो बनेगा जिसकी सवारी, आसन और भोजन सबसे उत्तम होगा। सही पकड़ा। और हर मामले में अशोक आगे निकले। ये कहानी सुनने में तो थोड़ी फिल्मी लगती है, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई का अंश है? देखिए, कहानी की सच्चाई पर तो बहस हो सकती है, लेकिन इसका इशारा साफ है। अशोक में काबिलियत की कोई कमी नहीं थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा। हाँ, वहाँ एक बड़े विद्रोह को दबाने के लिए। अगर वो काबिल ना होते तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों देते? सही बात है। या शायद वो उन्हें बस राजधानी से दूर भेजना चाहते थे। हो सकता है। जो भी हो, तक्षशिला पहुंचकर अशोक को जो सीखने को मिला वो शायद किसी गुरुकुल में नहीं मिल सकता था। उन्हें पता चला कि लोगों का गुस्सा राजा के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ है। बिल्कुल। ये शासन का उनका पहला और सबसे बड़ा सबक था। इसके बाद उन्हें उज्जैन का गवर्नर बनाया गया। वहीं विदिशा में उनकी मुलाकात देवी नाम की एक व्यापारी की बेटी से हुई, जिनसे उन्हें बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा हुए। लेकिन सिंहासन अभी भी बहुत दूर था, बहुत दूर, क्योंकि असली हकदार तो उनका बड़ा भाई सुषेम था, जिसे बिंदुसार ने युवराज बनाया था। हाँ, और यहीं से सत्ता का असली खेल शुरू होता है। कुछ साल बाद तक्षशिला में फिर विद्रोह हुआ। इस बार सुषेम को भेजा गया, पर वो नाकाम रहा। और जिस वक्त सुषेम तक्षशिला में फंसा था, राजधानी पाटलिपुत्र में बिंदुसार की हालत बिगड़ रही थी, बहुत ज्यादा। और यहीं पर मंत्री राधागुप्त ने अपना दाव खेला। उन्होंने अशोक का समर्थन किया। हाँ, बिंदुसार चाहते थे कि सुषेम वापस आए, लेकिन राधागुप्त ने अशोक को आगे कर दिया।
कहानी यह है कि अशोक ने बीमारी का बहाना बनाकर पिता से कहा कि सुषेम के लौटने तक उन्हें अस्थायी राजा बना दें। और कहते हैं कि ये सदमा बिंदुसार बर्दाश्त नहीं कर पाए। जी, और उनकी मौत हो गई। जब तक सुषेम राजधानी पहुंचा, अशोक दरवाजों पर कब्जा कर चुका था। और फिर वो खूनी संघर्ष शुरू हुआ। महावंश ग्रंथ कहता है कि अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों का कत्ल कर दिया था। क्या ये सच हो सकता है? मतलब 99? ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 99 की संख्या साहित्यिक अतिशोक्ति है। मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि अशोक के खुद के शिलालेखों में हमें जिक्र मिलता है कि उसने अपने भाइयों के परिवारों की देखभाल के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया था। इसे लगता है कि कई भाई जीवित थे। लेकिन संघर्ष हुआ था। हाँ, उत्तराधिकार का संघर्ष बेहद हिंसक और रक्तरंजित था, इसमें कोई शक नहीं। और इसी खून के रास्ते से चलकर 34 साल का अशोक मगध की सिंहासन पर बैठा। और सिंहासन पर बैठने के बाद ही हमें अशोक के वो 2 चेहरे देखने को मिलते हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी, कामशोक और चंडाशोक। पहले कामशोक की बात करते हैं। मतलब वो अशोक जो काम वासना और भोग विलास में डूबा हुआ था। मतलब अपने हरम में। हाँ, इतिहासकार तारानाथ लिखते हैं कि शुरुआती सालों में अशोक का ज्यादातर समय अपने हरम में ही बीतता था। उनके हरम में कई रानियां और महिलाएं थीं। और फिर कहानी में एक बहुत डार्क मोड़ आता है ना, एक तरफ कामशोक और दूसरी तरफ चंडाशोक। चंडाशोक यानी क्रूर अशोक। कहानियां तो यहां तक हैं कि एक बार उसने अपने 500 मंत्रियों का सिर सिर्फ इसलिए कटवा दिया क्योंकि उन्होंने उसके एक आदेश का मजाक उड़ाया था। 500 मंत्री और अपने हरम की औरतों को भी? हाँ, एक और घटना में उसने अपने हरम की 500 औरतों को सिर्फ इसलिए जिंदा जलवा दिया क्योंकि उसे लगा कि उन्होंने उसका अपमान किया है। लेकिन सबसे खौफनाक कहानी तो उस जेल की है जिसे अशोक का नर्क कहा जाता था। हाँ, और वो सिर्फ एक जेल नहीं थी, वो एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। डर को मतलब संस्थागत बनाने का एक तरीका। कैसा? कल्पना कीजिए, बाहर से वो एक खूबसूरत महल जैसा दिखता था ताकि लोग धोखा खाकर अंदर आ जाएं, लेकिन अंदर एक जल्लाद था जो लोगों को अकल्पनीय यातनाएं देता था। तो ये डर का एक सिस्टम था। बिल्कुल। जब कोई शासक ऐसी जगह बनाता है जिसके बारे में सिर्फ कहानियां ही लोगों में खौफ पैदा कर दें, तो उसे हर छोटे मोटे अपराध के लिए ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये डर का एक ऐसा सिस्टम है जो खुद ब खुद काम करता है। और कमाल की बात ये कि चीनी यात्री जो सदियों बाद आए, उन्होंने भी इस जगह के बारे में लिखा। हाँ, 5वीं सदी में फायान और 7वीं सदी में ह्वेनसांग दोनों ने इसका जिक्र किया है। तो क्या ये कहानियां सच हैं या फिर बौद्ध ग्रंथों ने अशोक के बदलाव को चमत्कारी दिखाने के लिए उसकी क्रूरता को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया? ये संभव है। मकसद ये दिखाना था कि देखो, बौद्ध धर्म में इतनी ताकत है कि वो चंडा अशोक जैसे इंसान को भी बदल सकता है। और इस बदलाव की वजह बना एक युद्ध, कलिंग का युद्ध। हाँ, सिंहासन पर बैठने के 8वें साल में अशोक ने कलिंग पर हमला किया, लेकिन जैसा कि वो खुद अपने 13वें शिलालेख में लिखता है, ये युद्ध नहीं था, ये एक मृत्यु भोज था। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े दहला देने वाले हैं। 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया। एक अनुमान के मुताबिक ये कलिंग की कुल आबादी का लगभग 35% था। 35%? ये युद्ध नहीं था, ये एक संगठित नरसंहार था। आप उस मंजर की कल्पना कर सकते हैं? एक तरफ जीत का जश्न और दूसरी तरफ लाशों का ढेर। अशोक को अपनी जीत एक हार की तरह महसूस हुई। कहते हैं कि कलिंग की धरती पर पड़े शवों ने उसकी चेतना को झकझोर कर रख दिया। पहली बार जिस आदमी ने सत्ता को सिर्फ हिंसा की भाषा में समझा था, उसके भीतर कुछ टूट गया। और यहीं पर चंडाशोक मर गया और धम्माशोक का जन्म हुआ। अशोक ने घोषणा की कि अब से भेरी घोष नहीं, धम्म घोष होगा। अब विजय तलवार से नहीं, दिलों को जीतकर हासिल की जाएगी। तो एक सम्राट जो एक नरसंहार का जिम्मेदार था, वो लोगों को कैसे बताता है कि मैं बदल गया हूँ? वो कोई प्रेस रिलीज तो जारी नहीं कर सकता था। नहीं, उसने कुछ ऐसा किया जो उससे कहीं ज्यादा स्थायी था। उसने अपनी आवाज, अपने विचार, अपने पश्चाताप को पत्थरों पर खुदवाना शुरू कर दिया। अभिलेख? हाँ, अभिलेखों की एक ऐसी अनोखी परंपरा। लेकिन विडंबना देखिए, समय के साथ लोग इन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी को पढ़ना भूल गए। मतलब हजारों साल तक ये पत्थर बस बेजुबान थे, जिन पर कुछ अजीब से निशान खुदे थे। किसी को पता ही नहीं था कि भारत का इतना बड़ा इतिहास इन पत्थरों में कैद है। बिल्कुल। फिर 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि को डिकोड करने में सफलता हासिल की। ये एक ऐतिहासिक पल था। जेम्स प्रिंसिप ने सिर्फ एक लिपि नहीं खोजी,
उन्होंने भारत को उसके सबसे महान सम्राटों में से एक से दोबारा मिलवाया। तो इन पत्थरों पर आखिर लिखा क्या था? क्या ये सिर्फ शाही फरमान थे? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थे। इन्हें हम 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले थे मुख्य शिलालेख। ये बड़ी बड़ी चट्टानों पर, व्यापारिक रास्तों पर खुदवाए गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें पढ़ सकें। और भाषा भी आम लोगों की थी, प्राकृत। हाँ, इनमें अशोक कलिंग युद्ध पर अपना दुख जताता है, पशु हत्या पर रोक लगाने की बात करता है और सभी धर्मों का सम्मान करने की अपील करता है। ये एक तरह से जनता के लिए एक नैतिक गाइड बुक थी। और इन्हीं में से एक शिलालेख, 12वां शिलालेख, आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। वाक संयम की बात। हाँ, वाक संयम, यानी अपनी वाणी पर संयम। अशोक कहता है कि जो कोई अपने धर्म की भक्ति में दूसरे धर्म की निंदा करता है, वो असल में अपने ही धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सोचिए, ये बात 2300 साल पहले कही गई थी। तो ये बड़े शिलालेख तो एक तरह से जनता के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट्स थे। हाँ। लेकिन क्या अशोक ने कुछ ऐसा भी लिखवाया जो ज्यादा निजी हो? बिल्कुल। इसके लिए हमें लघु शिलालेख देखने होंगे। ये ज्यादा व्यक्तिगत हैं। इन्हीं में अशोक पहली बार खुलकर ये स्वीकार करता है कि वो बौद्ध बन चुका है। तो इनमें उसका पश्चाताप एक स्वीकारोक्ति जैसा है। हाँ, इसीलिए कई इतिहासकार इन्हें दुनिया के सबसे ईमानदार राजनीतिक दस्तावेजों में से एक मानते हैं। और फिर आते हैं स्तंभ लेख, जैसे सारनाथ का मशहूर सिंह स्तंभ, जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। हाँ, ये शिलालेखों से कैसे अलग थे? ये ज्यादातर प्रशासनिक केंद्रों पर लगाए गए थे, तो इनमें दिए गए संदेश भी ज्यादातर प्रशासनिक थे, जैसे अधिकारियों को निर्देश, न्याय व्यवस्था के नियम। तो अगर हम इसे सरल भाषा में समझें, शिलालेख जनता के लिए थे और स्तंभ लेख प्रशासन के लिए। बिल्कुल सही। और आखिर में है गुहा लेख, यानी गुफाओं में लिखे लेख। इनका मकसद क्या था? ये अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये लेख बताते हैं कि अशोक ने सिर्फ बौद्धों को ही नहीं, बल्कि आजीवक जैसे दूसरे संप्रदायों के संतों के रहने के लिए भी गुफाएं दान में दी थी। ये दिखाता है कि राजा का धर्म चाहे जो भी हो, वो संरक्षक सबका था। हाँ। इतना सब करने के बाद अशोक के आखिरी साल कैसे बीते और इतने महान साम्राज्य का अंत कैसे हो गया? कहा जाता है कि अशोक अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म के प्रति इतने समर्पित हो गए थे कि उन्होंने राजकोष का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान में दे दिया था। अच्छा जी। 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उनके उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, अशोक के बाद किसी ने भी अपनी बात को पत्थरों पर लिखने की जरूरत नहीं समझी। तो साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। हाँ, ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। एक आदमी जो अपनी आवाज को हमेशा के लिए पत्थरों में कैद कर गया, उसे आने वाली सदियां लगभग भूल ही गईं। और फिर जब 19वीं सदी में उसे दोबारा खोजा गया, तो नए भारत ने उसे अपनी पहचान का केंद्र बना लिया। बिल्कुल। 1947 में जब आजाद भारत का झंडा तय हो रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने ही बीच में चरखे की जगह अशोक चक्र को रखने का प्रस्ताव दिया था। और सारनाथ का सिंह स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बना। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अशोक आज क्यों प्रासंगिक है? क्या उनकी बातें आज भी कोई मायने रखती हैं? मुझे लगता है आज वो पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। सोचिए, उनका वाक संयम कैसे पाक आज सोशल मीडिया के दौर में, जहां हर कोई अपने धर्म या अपनी विचारधारा को महान बताने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। अशोक की ये बात कितनी सच लगती है कि ऐसा करके हम असल में अपनी ही विचारधारा को कमजोर कर रहे हैं। सही बात है। आज धर्म के नाम पर जो नफरत और तनाव है, उसका समाधान शायद 2300 साल पहले ही दे दिया गया था। बिल्कुल। अशोक का संदेश बहुत सीधा था, पहले सुनो, फिर समझो और फिर सम्मान करो। संवाद, सहनशीलता और आपसी सम्मान आज की दुनिया की ज्यादातर समस्याओं का हल इन्हीं 3 चीजों में छिपा है। इसीलिए अशोक सिर्फ इतिहास के नहीं, वर्तमान के भी सम्राट हैं। अंत में अशोक की महानता इस बात में नहीं थी कि उन्होंने एक विशाल साम्राज्य जीता। उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने जीत की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली ताकत तलवार में नहीं, करुणा में होती है। उन्होंने जमीनें नहीं जीती, उन्होंने दिल जीते। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। सभी स्रोत हमें बताते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन एक ही पल में हो गया। लेकिन क्या ये वाकई संभव है? क्या एक क्रूर शासक जिसे लोगों को यातना देने में आनंद आता था, वो रातों रात बदल सकता है? या फिर ये एक धीमी राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रक्रिया थी जिसे बाद में कहानी को ज्यादा नाटकीय और चमत्कारी बनाने के लिए एक पल में हुए बदलाव की तरह दिखाया गया? ये सवाल हमें इतिहास को पढ़ने और समझने के तरीके पर सोचने के लिए मजबूर करता है।